जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 10 चैप्टर 15 निकालें। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 345। क्वेश्चन 7 पेज 345। सवाल पढ़ें। व्हाट आर द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कॉपीज बांटो जब मैं कहूं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने क्या टाइम लिमिट्स बताई हैं? पढ़ लें पूरा, खुद ही सोचें। विद इन विच, जिसके अंदर कमिश्नर पास कर सकते हैं ऑर्डर टू गिव इफेक्ट। टू गिव इफेक्ट का मतलब कल मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन करें, आफ्टर। कमिश्नर ने ऑर्डर पास करने आफ्टर डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद कमिश्नर ने ऑर्डर पास करना है। याद आ रहा है कौन सा वाला ऑर्डर जो कल हमने पढ़ा था? एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी कमिश्नर ने कोई फैसला सुनाना होता है। और याद है कल सेक्शन 124 पढ़ा था, इफ द ATIR हैज सेट असाइड द असेसमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज रिसीव्ड बाय कमिश्नर ऑन नवंबर 30, 2004। अगला काट दें। आप बताएं जी, ये सेट असाइड वाला सिनेरियो है, रिफंड वाला सिनेरियो है या नॉर्मल वाला सिनेरियो है? सेट असाइड। तो सेट असाइड अगर कर दिया गया तो कितना अरसा है? 1 साल। जाके देखें। ये पता कैसे चलेगा? ये सेक्शन आ गया कमिश्नर के फैसले के बाद आगे चलना है। तो पेज नंबर 341। तो वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, जहां असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जाए तो न्यू असेसमेंट ऑर्डर विल बी पास्ड विद इन 1 ईयर। तो 1 साल में पास किया जाएगा। डन। तो 30 नवंबर 4 से गिनना है या 30 नवंबर 4 के साल के एंड से? हाँ, 30 नवंबर 4 के साल का एंड कब होगा? 30 जून 5, और उसके बाद 1 साल, तो 30 जून 6 तक। पेज नंबर 319 निकालें। अच्छा, पेज नंबर 319 के पॉइंट 3 पे हमने पढ़ा था कि एक बंदे से 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी जा सकती है। और फिर पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रिटर्न मांगी जा सकती है, यानी 12 महीने वाली रिटर्न किसी बंदे से मांगी जा सकती है। ये रिटर्न 12 महीने वाली अगर कोई बंदा जमा ना करवाए, कुछ तो लोग हैं ना ऐसे अजीब अजीब से जिन्होंने 12 महीने से कम की जमा करानी है, कोई मर गया, कोई और मसला हो गया। आम लोगों ने कितने महीने की रिटर्न जमा करानी होती है? पूरे 12 महीने। तो इनसे हमने कहा था पिछले 5 साल की रिटर्न जमा करवा दें, लेकिन अगर मुसलसल 5 साल से नहीं आ रहे तो फिर हमने कहा था कितने सालों की रिटर्न जमा करवा दें? 10 सालों की। शायद याद आ रहा हो आपको। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर किसी के फॉरेन इनकम और एसेट्स हैं तो उससे कितने साल की रिटर्न मांगी जा सकती है? तो वो जरा पढ़ लें। पेंडिंग। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव shall not apply if the commissioner is mutmain that person who has failed to furnish a return has foreign income asset statement। तो लिख लें, इससे 10 साल पुरानी रिटर्न भी मांगी जा सकती है। ऊपर वाली टाइम लिमिट्स इनके लिए नहीं है, तो लिखें इनसे 10 साल पुरानी रिटर्न भी मांगी जा सकती है। इन लोगों से 10 साल पुरानी रिटर्न भी मांगी जा सकती है। पे 319 जिनके क्या हैं?
फॉरेन इनकम्स और फॉरेन एसेट्स, यानी 15-15 साल पुरानी रिटर्न भी मांगी जा सकती है। ओके, अब आप आ जाएं पेज नंबर बेस्ट जजमेंट। कल वाला बड़ा कमाल था न्यूमेरिकल जो हमने सेल्स टैक्स वाला किया था। अगर किसी ने अभी तक छोड़ा हुआ है तो मैं उससे ना रहा। पेज 321 329। अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में होनी होती है किसी को पता है? 5 साल में। लेकिन ये फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनना होता, एग्जैक्ट उसी टैक्स ईयर के एंड से गिनना होता है। एक सिनेरियो ऐसा है, जल्दी उस क्लास में सेट हो, एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें बेस्ट जजमेंट 2 साल के अंदर अंदर हो सकती है। वो कौन सा सिनेरियो है? बिलावल ने 10 साल से रिटर्न जमा नहीं करवाई, इससे 10 साल की रिटर्न मांगी गई, बल्कि 10 साल की रिटर्न उससे भी मांगी जा सकती है जो मुसलसल 5 साल से जमा ना करा रहा हो। तो जो बंदा मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा ना करा रहा हो, आपको पता है इससे 10 साल पुरानी रिटर्न मांगी जा सकती है। तो बिलावल से 10 साल पुरानी रिटर्नें मांगी गई, वो 10 साल पुरानी रिटर्नें ले आया, लेकिन 10 सालों की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं लाया। अब आपने इससे वेल्थ स्टेटमेंट मांगनी है, तो 10 सालों की रिटर्न आपके सामने पड़ी हुई, अब उसे वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने के लिए 5 साल और ना दें, उसे कहीं बाद 2 साल के अंदर अंदर आ जाओ और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दो। तो ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है जो पेपर में इस नाम से आएगा कि किसी बंदे से अगर आपने 10 साल पुरानी रिटर्नें मांगी हैं, अब उसकी बेस्ट जजमेंट करना चाह रहे हैं, तो कितने अरसे में कर सकते हैं? 2 साल के अंदर। उर्दू वाली लाइन पढ़िएगा, अगर 2021 में, इंग्लिश में लिखी हुई है वो भी, अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, 10 साल की रिटर्न किस सेक्शन की रोशनी में मांगते हैं ये ज़रा आप लोग भी लिख लें, 114 के 4 की रोशनी में। अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, यानी 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की और टैक्स पेयर ने अब कंबाइन जमा करा दी और बेचारे ने गलती से वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, अब 321 के साल में क्योंकि वो 10 रिटर्नें ले आया है तो 22, 23, 323 का टाइम उसको दे दें, 2 साल के अंदर अंदर उसकी क्या कर दें? बेस्ट जजमेंट। अगर वो क्या जमा नहीं करवाता? वेल्थ स्टेटमेंट। अंग्रेजी पढ़ने की जरा कोशिश करें। अबू बकर, अब्दुल्ला किधर है? कॉपीज। फर्दर वेयर द नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न इज इशूड फॉर 1 और मोर लास्ट 10 years, कितने सालों की रिटर्न मांगी? 10 सालों की। ऐसी सूरत में बेस्ट जजमेंट बता दें कितने अरसे में हो सकती है? 2 सालों में। लेकिन 2 साल कब से गिनने शुरू करने हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच द नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज इशूड, जब आपने उससे रिटर्न मांगी उसके एंड से आगे 2 साल। तो जनरल रूल बता दें बेस्ट जजमेंट का 5 साल, लेकिन अगर आपने उससे 10 सालों की रिटर्न मांगी और अब उसने जमा करा दी, साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, और अब आप उसकी बेस्ट जजमेंट करना चाह रहे हैं तो 2 साल। जिस साल आपने उससे रिटर्न मांगने का नोटिस इशू किया उस साल के एंड से 2 साल के अंदर अंदर। अच्छा जी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी निकाल लें।
पेज नंबर 340, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अभी पेजेस आपके पास आ जाते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जब टैक्स पेयर किसी भी कोर्ट में जाकर थक जाता है, यानी टैक्स पेयर हाई कोर्ट में जाके थक गया, एपलेट ट्रिब्यूनल में जाके थक गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके थक गया, जब टैक्स पेयर किसी कोर्ट में जाकर थक जाता है तो टैक्स पेयर फेडरल बोर्ड के पास चला जाता है और फेडरल बोर्ड को जाकर कहता है कि फेडरल बोर्ड, मैं थक गया हूं, हाई कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल जाकर कोई फैसला नहीं सुना रहा। उधर किताबी बातें होती हैं, 120 दिन में फैसला आ जाएगा, ये होगा। इधर लोग फैसला नहीं सुना रहे, तो मैं तो थक गया हूं, तो एफबीआर प्लीज आप एक कमेटी बनाएं। कल हमने कुछ और पढ़ा था, पॉज करो। टैक्स पेयर जब कोर्ट जाके थक जाता है तो एफबीआर को रिक्वेस्ट करता है कि एफबीआर एक कमेटी बनाए। इधर देख लें अगर आए हुए हैं तो मेहरबानी होगी। एफबीआर एक कमेटी बनाता है जो कमेटी केस को सुनती है। अभी आप लोगों ने नोट्स की तरफ नहीं देखना, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। तो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनेगी। टैक्स पेयर विल अप्लाई टू फेडरल बोर्ड। टैक्स पेयर फेडरल बोर्ड को एप्लीकेशन देगा फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी, कि यार एक कमेटी बना दो फॉर अ केस दैट इज पेंडिंग इन कोर्ट। जो केस ऑलरेडी पेंडिंग कहाँ हो, कोर्ट में। कल जो कमेटी बनी थी वो कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं था, वो भी आपको कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस भेजा था, वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं था केस। ये तो केस कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर कभी कोई केस कोर्ट में पेंडिंग हो तो एफबीआर क्या करेगा, एफबीआर एक कमेटी बनाएगा। टैक्स पेयर उसके लिए एप्लीकेशन देगा बोर्ड को फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी फॉर अ केस दैट इज पेंडिंग इन कोर्ट। एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन होती है सजेशन ऑफ टैक्स पेयर। ये 1 और 1A सेक्शन का नंबर है, इसको छोड़ें। एप्लीकेशन में एक मशवरा देगा टैक्स पेयर के, मेरे ख्याल से ना ऐसे मेरा मसला हल कर दो, क्योंकि टैक्स पेयर कहेगा मैं कोर्ट जाके थक गया हूं, तो एफबीआर आपने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को कहो मेरा मसला हल कर दे, मैं कोर्ट जाके थक गया हूं। एफबीआर 30 दिनों में कमेटी बना देगा। इन 30 डेज बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी। 30 डेज किसके 30 डेज में, जब आपने एप्लीकेशन दी होगी। आपकी एप्लीकेशन के 30 दिनों में बोर्ड एक कमेटी बना देगा, जिसमें भाई इनके लिए कॉपीज लाओ, पता नहीं किधर चला गया, 2 कॉपीज करानी थी। इन 30 डेज 30 दिनों में बोर्ड एक कमेटी बनाएगा। कमेटी में कौन होगा, नंबर 1 चीफ कमिश्नर होगा और 2 बंदे होंगे एक पैनल में से। पैनल अभी मैं बताऊंगा। पैनल बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक कॉपी उनको दे दें, एक कॉपी लेके आए। एक पैनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा और कोई एडवोकेट होगा और मशहूर बिजनेसमैन होगा। तो अब किसी को कॉपी ना मिली हो, अब वो अपने बंदे को खड़ा करो बाहर, जो भी है बाहर यार थोड़ी देर खड़े हो जो कॉपीज बांटने के लिए। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। टैक्स पेयर किसको एप्लीकेशन देगा, बोर्ड को, क्या बनाने के लिए, कमेटी। लेकिन एक शर्त है, केस पहले से कहां पेंडिंग होना चाहिए, कोर्ट में। एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय अ सजेशन। एप्लीकेशन में टैक्स पेयर अपनी सजेशन देगा, मेरे ख्याल से ये मसला ऐसे हल कर लो। 30 दिनों के अंदर बोर्ड कमेटी बना देगा। कमेटी में एक चीफ कमिश्नर होगा और 2 बंदे कोई और होंगे किसी पैनल में से। कमेटी बन जाएगी तो बोर्ड कोर्ट को और कमिश्नर को बताएगा कि मैंने टैक्स पेयर के कहने पर कमेटी बना दी। चलें जी, अब सारे टेंटे हो जाए, शुरू से पहली बात सुने। टैक्स पेयर कोर्ट जाके
थक गया। अब क्या होगा, टैक्स पेयर किसके पास जाएगा, एफबीआर को एक एप्लीकेशन देगा कि क्या बनाओ, कमेटी बनाओ, अपना मशवरा देगा कि मेरे ख्याल से यह हल होना चाहिए। एफबीआर कितने दिनों में कमेटी बना देगा, जब एफबीआर 30 दिनों में कमेटी बना देगा तो कमेटी के बनने के बारे में बोर्ड कोर्ट को बताएगा कि कमेटी बन गई है और बोर्ड कमिश्नर को भी बताएगा कि कमेटी बन गई है। बोर्ड, पहले ऊपर वाला पढ़ लें। बोर्ड विल कम्युनिकेट द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, विल कम्युनिकेट द अपॉइंटमेंट, कमेटी का बनना बताएगा। किस किस को बोर्ड बताएगा, कमिश्नर को और कोर्ट को। ये पॉइंट 3 में लिखा होगा। टैक्स रिकवरी विल बी स्टेट का मतलब बताएं। अब टैक्स पेयर, अब टैक्स जमा ना कराओ, अब टैक्स पेयर टैक्स जमा ना कराओ, क्योंकि क्या बन गई है, एफबीआर की तरफ से एक कमेटी बन गई। अगला मसला क्या आएगा, कमेटी ने 60 दिनों में फैसला सुना दिया। ये पॉइंट 4 में हम पढ़ेंगे। कमेटी ने 60 दिनों में फैसला सुना दिया, लेकिन अगर मसला बढ़ जाए तो कमेटी को 30 दिन और मिल जाएंगे। कमेटी ने 60 दिनों में फैसला सुना दिया, इसमें कितनी ऑप्शंस होंगी, 2। नीचे नहीं देखना आप लोगों ने नोट्स पे, इसमें कितनी ऑप्शंस होंगी, 2। एक ऑप्शन क्या होगी, यस, कमेटी ने कितने दिनों, भाई इधर देखें यार, आंखें इधर जाती हैं, दिल चाहता है। कमेटी ने कितने दिनों में फैसला सुना दिया, 60 दिनों में। इधर देख रहे हैं आप लोग, कितने दिनों में फैसला सुना दिया, यस, कमेटी ने 60 दिनों में फैसला सुना दिया। अब कमेटी का फैसला बाइंडिंग होगा कमिश्नर पे। अब कमिश्नर एंकी फैंकी नहीं कर सकता। कमेटी ने अगर फैसला सुना दिया तो कमेटी का फैसला किस पे बाइंडिंग होगा, अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं। ये 2 शर्तें गौर से सुननी है। अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं, नंबर 1, टैक्स पेयर कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाके कहेगा, कोर्ट हाई कोर्ट के जज साहब, हमारा आपको पता है एक मसला चल रहा था, वो मसला काफी अरसे से हल नहीं हो रहा था, तो अब क्या हुआ है, मैंने एफबीआर से रिक्वेस्ट की है, एक कमेटी उन्होंने बना दी थी, उस कमेटी ने मेरा केस सुना, अल्लाह का शुक्र है वो मसला हल हो गया। तो हाई कोर्ट में अपनी अपील वापस खींचता हूं। मैंने आपको जो ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा कराए थे ना, वो मैं विड्रॉ करता हूं। वो मैंने अपनी अपील वापस ले ली और भागा भागा कमिश्नर के पास जाएगा। कमिश्नर को कहेगा, कमिश्नर मैं कोर्ट गया था, मैं वहां से अपील विड्रॉ करने गया हूं और उन्होंने मुझे विड्रॉल का ऑर्डर दे दिया, इसलिए मैंने अपील विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉल का ऑर्डर मैंने आपको दिखाना था। अगर ये 2 काम आप कर दें तो अब कमिश्नर नहीं बोल सकता इस केस में, क्योंकि एफबीआर ने मसला हल कर दिया। अब कमिश्नर चुप कर जाए, बस खत्म हो गई अब बात। अब कमिश्नर एंकी फैंकी नहीं कर सकता। तो एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, अगर एफबीआर की बनाई हुई कमेटी फैसला 60 दिनों में सुना दे तो क्या यह फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग है, यस, अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं। टैक्स पेयर ने कमेटी के फैसले को लेके जाने हाईकोर्ट के जज के पास और इसको जाके कहना है मसला हल हो गया, प्लीज मुझे अपील विड्रॉ करने दें। हाईकोर्ट का जज कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारी अपील विड्रॉ करता हूं, तुम अपील वापस ले लो, कोई मसला नहीं, मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगा, मुझे अब फैसला नहीं सुनाना पड़ेगा। और ये जब अपील विड्रॉ करा ले टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर जाए अब किसके पास, और कमिश्नर को जाके क्या कहे कि मैं अपील क्या कराया हूं, विड्रॉ। लेकिन टैक्स पेयर ने कमिश्नर के पास जाने 60 दिनों में, ये अलग से 60 दिन है। ये कौन से 60 दिन है, जब कमेटी का फैसला आ जाए ना तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, एक तो हाई कोर्ट से अपील विड्रॉ करनी है और विड्रॉ करके किसको बताना है, कमिश्नर। तो यस, द डिसीजन ऑफ कमेटी इज बाइंडिंग ऑन कमिश्नर। अगर टीपी हैज विड्रॉन अपील एंड टीपी हैज कम्युनिकेटेड, खाली विड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बताना भी जरूरी है, एंड टीपी हैज कम्युनिकेटेड ऑर्डर ऑफ विड्रॉल टू कमिश्नर इन 60 डेज ऑफ डिसीजन ऑफ कमेटी। इधर ही देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है मसला खत्म हो गया। जो भी टैक्स है ना वो आप दे दें, द एग्रीव्ड पर्सन विल पे द टैक्स। जैसे कमेटी ने कहा आप टैक्स दे दें। असल में एडीआरसी के फैसले में बिल्कुल टैक्स माफ नहीं होता, बीच में को मुकमुका हो जाता है। अब आप टैक्स दे दें और स्टोरी खत्म। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है, कमेटी डिसाइडेड द केस इन 60 डेज। बताएं दूसरी ऑप्शन क्या है, नो, कमेटी ने 60 दिनों में फैसला नहीं सुनाया तो बोर्ड कमेटी तोड़ देगा। बोर्ड नहीं बनाई थी ना कमेटी, बोर्ड क्या करेगा, कमेटी तोड़ देगा। और अगली अगली बातें तो सारी आसान है। बोर्ड कमेटी तोड़ देगा और तोड़ के कौन सी कमेटी बनाएगा, नई कमेटी बनाएगा और उसको कहेगा मैं तुम्हें 60 दिन देता हूं।
अगर वो कमेटी भी फैसला ना सुना सकी तो बोर्ड उस कमेटी को तोड़ देगा और अब आप हाई कोर्ट में जाके रुले, आपकी नसीब में यही है। एफबीआर भी आपका मसला हल नहीं कर सका। Committee decided the case in 60 days. No. Board will dissolve the committee and will form a. If second committee also fail, दूसरी कमेटी भी क्यूएम में फेल हो जाए तो इसे कहें तो एफएससी दोबारा कर। If second committee also fail in 60 days, the matter will be decided by relevant court. अब किसने कमेटी डिसॉल्व की है? बोर्ड ने। अब बोर्ड दो काम करे, बोर्ड नहीं सॉरी, अब दो काम होंगे। जब बोर्ड कमेटी डिसॉल्व कर ले तो बोर्ड भी जाके कोर्ट को बताए भाईजान कमेटी डिसॉल्व हो गई, अब आपने केस सुनना है, और टैक्स पेयर भी जाके कोर्ट को बताए। इसे कहते हैं कोर्ट को इज्जत दो। तो कोर्ट को जरा इज्जत दें, दोनों जाएं कोर्ट के पास, बोर्ड भी जाए कोर्ट के पास, क्या बताने के लिए? भाईजान कमेटी फेल हो गई है, अब आप ही देखें इस केस को, और टैक्स पेयर भी जाए भाईजान कमेटी फेल हो गई है, हाई कोर्ट के जज अब आपने ही देखना है। तो अब हाई कोर्ट के दरबार में दो लोगों ने हाजिरी देनी है। डिसोल्यूशन ऑर्डर, डिसॉल्व किसने की थी कमेटी? बोर्ड ने। डिसोल्यूशन ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय एफबीआर टू एंड बाय टैक्स पेयर टू कोर्ट। और अभी हम एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे, बोर्ड कोर्ट को भी बताएगा और बोर्ड कमिश्नर को भी बताएगा, कोर्ट दोनों लोगों को बताएगा, और टैक्स पेयर सिर्फ किसको बताएगा? कोर्ट को। दो चीजें इस सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं, आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। उनमें से एक हमने कल पढ़ ली थी, आइडेंटिकल केसेस। आइडेंटिकल केसेस क्या होते हैं? यानी एक ही मसला काफी सारे लोगों का चल रहा है, शुगर मिलों का। अब इनमें से एक शुगर मिल कहती है मैं डीआरसी के पास जा रही हूं, नहीं, ये मुल्की लेवल का मसला, आप नहीं जा सकते। एक नई बात, कल पढ़ा था इनकम चोरी हो रही है, वो वाले केसेस। आज नई बात है, कोई एक मसला होता है जिसमें पता नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बड़ा थिन सी लाइन होती है बीच में, पता नहीं चल रहा होता। तो ऐसे केसेस भी आप एडीआरसी के पास नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर आप लेके जाना चाहें तो मसला नहीं है, हो सकता है एडीआरसी वैसे सुने ले। फॉर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बोर्ड मे और मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। हो सकता है बोर्ड कमेटी बना दे, हो सकता है बोर्ड कमेटी ना बनाए। जी, कितने लोग बताएंगे पहली लाइन क्या थी? टैक्स पेयर एप्लीकेशन देगा किसको? बोर्ड को। किस चीज की एप्लीकेशन देगा? कमेटी बनाओ। लेकिन एक शर्त है, ऑलरेडी केस कोर्ट में क्या होना चाहिए? पेंडिंग। दूसरी बात किसको याद है? नहीं, प्रोपोजिशन। टैक्स पेयर अपनी सजेशन देगा कि मेरे ख्याल से ये मसले का हल है। अगली बात किसी को याद हो? 30 दिनों के अंदर बोर्ड क्या बनाएगा? कमेटी। उसमें चीफ कमिश्नर होगा और 2 बंदे और होंगे। अगली बात किसी को याद हो? नहीं, 6 महीने वाली बात नहीं, 60 दिनों वाली बात नहीं थी, एक और बात थी बीच में। बोर्ड कमेटी का बनना बताएगा। किसको बताएगा कि कमेटी बन गई है? बोर्ड कमिश्नर को बताएगा और कोर्ट को बताएगा कि मैंने क्या बना दिया। अगर कमेटी ने 60 दिनों में फैसला सुना दिया तो यह फैसला कमिश्नर पर, अगर टैक्स पेयर यहां जाके अपील विड्रॉ करे, और अपील का विड्रॉ करना किसको बताए? 60 दिनों में कमेटी के फैसले के। और अब क्या पे कर दे? टैक्स। अगली बात, अगर कमेटी फैसला ना सुनाइए तो आसान है, तो कमेटी तोड़ दें, और एक और कमेटी बनाए वो भी फैसला सुनाए तो कमेटी तोड़ दें। अब तोड़ के किसको बताएं? डिसोल्यूशन ऑर्डर। बोर्ड भी कोर्ट को बताए और ठीक है जी। तो ये पॉइंट 1 था, 1A था, 2 था, 5 था। पढ़ लें, यहां से भी पढ़ लें एक दफा किताब से, 2-3-4 बातें नई भी होंगी बीच में। पेज 340, पेज 340, 40 है ना? एग्रीड पर्सन विल अप्लाई टू बोर्ड। आप किसको एप्लीकेशन देंगे? बोर्ड को। एन एग्रीड पर्सन मे अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। एबीसी नहीं आपको पढ़ाया, ये पढ़ लें। डिस्प्यूट क्या होते हैं? डिस्प्यूट टैक्स लायबिलिटी का डिस्प्यूट होता है, रिफंड वापस लेने का डिस्प्यूट होगा, डिफॉल्ट सरचार्ज माफ कराने का डिस्प्यूट होगा, पेनल्टी माफ कराने का डिस्प्यूट होगा, या कोई भी फायदा आप लेना चाह रहे होंगे। ये 3 डिस्प्यूट हैं, आप लेके किसके पास चले जाएं?
बोर्ड के पास, और बोर्ड को जाके क्या कहें, क्या बनाए, खुद नहीं कमेटी के पास जाना, कमेटी ने बोर्ड के पास जाना है आपने, बोर्ड क्या बनाएगा, कमेटी। लेकिन एक शर्त है, केस ऑलरेडी पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट में, द केस शुड ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट। और वो नीचे वाली बात, आउट ऑफ स्कोप ऑफ IS, ये सॉरी सेक्शन 133 नहीं माजरत, ये मैं अपलोड करते 134 ए कर दूंगा, आउट ऑफ स्कोप ऑफ सेक्शन 134 ए। 134 ए के स्कोप से बाहर है एक चीज, क्या, अ केस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट मिलते जुलते केसेस। कई शुगर मिलों का केस चल रहा है, एक शुगर मिल बीच में से जा सकती है बोर्ड के पास, नहीं। इफ एन इशू involves a mixed question of fact and mixed question of law, the board shall decide whether or not ADRC may be constituted. Proposition का क्या मतलब था, सजेशन। कौन सजेशन देगा, किसको, बोर्ड को, कि मेरे ख्याल से ये हल है केस का। The application by taxpayer shall be accompanied by initial proposition for resolution, मसले का ये हल है। इसका क्या मतलब है, from which TP ही से मरा TP, from which TP cannot retract later on, रिवर्स गियर नहीं मार सकते। पहले आप कह दो मेरे ख्याल से ये हल है, फिर आप कह दो नहीं मेरे ख्याल से ये भी तो हल है, नहीं मैं तो अब ये सोच रहा हूं। आप एक दफा अपना हल पेश कर दें कि मेरे ख्याल से मसले का ये हल है, बाद में उस हल से आपने मुकरना नहीं है। अब बोर्ड क्या बनाएगा, पॉइंट 2 पढ़ा था ना आपने, बोर्ड क्या बनाएगा, कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ कमिश्नर और 2 पर्सन्स। 2 पर्सन्स कौन से होने चाहिए, या तो वो CA हो, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या कोई एडवोकेट हो यानी लॉयर, कम से कम 10 साल का तजर्बा हो CA का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, या कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो, रिप्यूटेबल बिजनेसमैन, ठीक है। वो पहरी टाउन वाले का क्या नाम है, मलिक रियाज, तो ये मलिक कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो, तो ये लोग कमेटी में बिठा दें। कमेटी का बनना कौन किसको बताए, बोर्ड बताए कमेटी का बनना कमिश्नर को और कोर्ट को। द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू कमिश्नर एंड टू कोर्ट। जी, कमेटी ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है, थोड़ी सी 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा होंगी इसमें। द कमेटी शैल एग्जामिन इशू, द कमेटी शैल कंडक्ट इंक्वायरी, the committee shall seek expert opinion and conduct audit and shall decide the matter within further 30 days। लेकिन आपने अभी सरसे में टैक्स जमा नहीं करवाना, ये मैंने ऊपर कहीं लिख दिया था, टैक्स रिकवरी विल बी स्टेड। अब कमेटी के पास आप चले गए टैक्स जमा नहीं करवाना, लेकिन यार एक सूरत में टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है, अगर कमेटी आपके खिलाफ फैसला सुना दे तो फिर तो फौरन आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड जैसे ही कमेटी बनेगी, टिल या तो कमेटी फैसला सुना दे, आगे लिखें अगेंस्ट टैक्स पेयर, कमेटी फैसला सुना दे अगेंस्ट टैक्स पेयर, या कमेटी टूट जाए। अगर कमेटी टूट जाए तो आपको क्या टैक्स माफ है या फौरन जमा कराना पड़ेगा, तो या कमेटी टूट जाए या कमेटी आपके खिलाफ फैसला सुना दे, जो भी पहले हो आपको फौरन क्या जमा करवाना पड़ेगा, टैक्स जमा कराना। अल्लाह का शुक्र है जी, कमेटी का फैसला आ गया 60 दिनों में। अब ये फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग है, कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या, द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, कमिश्नर पे बाइंडिंग है ये फैसला। टैक्स पर बाइंडिंग है या नहीं, लॉ खामोश है तो हम उस साइड पे नहीं जा रहे। द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर इफ TP हैज विथड्रॉन द अपील फ्रॉम द कोर्ट एंड TP लिखें एंड TP हैज कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट कर दिया, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, किसको, कमिश्नर को, कितने दिनों में, 60 डेज ऑफ। अच्छा जी, अब केस तो हल हो गया, मसला खत्म हो गया, अब टैक्स पर क्या जमा करा दे, टैक्स। द एग्रीड पर्सन may pay tax as decided by committee and all previous decision, all previous order against him shall stand cancelled, लिखें चेंज्ड के साथ स्लैश डाल के, shall stand cancelled।
अब कोई पिछले फैसले इसके खिलाफ चलेंगे या कमेटी का फैसला ऊपर आ जाएगा? द एग्रीड पर्सन मे पे टैक्स एंड ऑल प्रीवियस डिसीजंस शैल स्टैंड कैंसल्ड। अब कमेटी का फैसला ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर कमेटी केस डिसाइड ना कर सके, ये तो आसान सी इंग्लिश है, द कमेटी फेल्स टू डिसाइड विद इन 60 days द बोर्ड विल डिसॉल्व द एंड मे रीकॉन्स्टिट्यूट एन अदर कमेटी एंड ऑल प्रोविजंस शैल मुटेटस मुटेंडस अप्लाई। क्या मतलब? एज इट इज, यानी कमेटी में चीफ कमिश्नर होगा, 2 बंदे पैनल से होंगे, लेकिन आप कोई नए बंदे रख लो ताकि मसला हल हो, पिछले तो फेल हो गए हैं। नहीं, सेकंड कमेटी अगर बन गई फिर नहीं। इफ सेकंड कमेटी फेल्स टू डिसाइड विद इन 60 days, सेकंड कमेटी भी फेल हो गई, तो द बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी एंड द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय, धक्के खाओ फिर जाके उसी कोर्ट में। अब क्या डिसॉल्व हुई है? कमेटी। किसने डिसॉल्व की है? बोर्ड ने। अब किस को कौन कौन क्या क्या बताए? द डेसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कमेटी, कमेटी के टूटने का फैसला शैल बी कम्युनिकेटेड बाय बोर्ड टू कोर्ट, बाय बोर्ड टू कमिश्नर, कमिश्नर को भी बताए। और टैक्स पेयर सिर्फ किसको बताए? द डेसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कमेटी शैल बी कम्युनिकेटेड बाय एग्रीड पर्सन टू दी कोर्ट। अच्छा, ये सारी कहानी खत्म हुई तो सीए ने कहा यार मैंने बड़ा टाइम लगाया, आपको पैसे वैसे दे दो यार मुझे। रिप्यूटेबल बिजनेसमैन बोला यार मुझे भी कोई पैसे दे दो, मैं तुम लोगों को ठेकेदार लगाऊं, पैसे दो मुझे। तो रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स इन पैनल, द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब द रिम्यूनरेशन, बोर्ड इनकी कोई तनख्वाह फिर दे देगा इनको, फॉर मेंबर्स ऑफ कमेटी अदर देन मेंबर अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर की तनख्वाह नहीं होगी क्योंकि वो तो एफबीआर का बंदा है, तो चीफ कमिश्नर की अलग से कोई तनख्वाह नहीं होगी। द बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन, और अल्लाह का शुक्र है बोर्ड रूल बना चुका है। बोर्ड विल मेक रूल्स बना चुका है। द चेयरमैन, इस कमेटी में ना कोई चेयरमैन हो जाएगा बीच में से। पेपर में सवाल आ सकता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कमेटी, कमेटी क्या प्रोसीजर फॉलो करे। तो प्लेस ऑफ सिटिंग डिसाइड हो जाएगी, कहाँ बैठना है, इचरा में बैठना है, बरकत मार्केट बैठना है, प्लेस ऑफ सिटिंग डिसाइड होगी। डेट और टाइम डिसाइड हो जाएगा। कमेटी को कोई सुपरवाइज कर लेगा, लिख लें आमतौर पे चीफ कमिश्नर ही करते हैं सुपरवाइज, कोई कमेटी को सुपरवाइज कर लेगा। कमेटी अब नोटिस भेजेगी, नोटिस दे के रिकॉर्ड मंगवाएगी, कमेटी नोटिस भेजेगी, नोटिस दे के रिकॉर्ड मंगवाएगी, और टैक्स पेयर को कहेगी तुम खुद आना, इंश्योर अटेंडेंस ऑफ एप्लीकेंट। और फिर कमेटी अपनी सजेशन किसको दे देगी? बोर्ड को। कमेटी अपनी सजेशन बोर्ड को दे देगी। असल फैसला अब किसने सुनाना है? बोर्ड ने। तो इसमें से छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे हेडिंग्स बनाई हुई हैं। चैप्टर 3, क्लास के बाद पूछ लो जरा, मैं ना सम अप कर लूँ, टाइम शॉर्ट होगा। अच्छा जी, चैप्टर 3 में कौन सा पेज रहता है? 24। आज 12:40 से 1:10 तक एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे, सेल्स टैक्स का होगा शायद। और क्योंकि कल FR1 की क्लास है, इस वजह से कल ही हम क्लास रख लेंगे, एक लॉसेस का न्यूमेरिकल कर लेंगे और एक AOP का न्यूमेरिकल। तो YouTube पे भी अपलोड हो जाएगा अगर कोई ऐसा आपका इशू है तो। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से बेहतर है क्लास में आ जाएं पीछे, उसके बाद फिर आपके पास 29 दिन बचेंगे। तो अब वो जो आपको 3-4 घंटे के लिए बुलाना था, फिर वो शायद ना बुलाना पड़े, कोई 1-2 घंटे के लिए किसी दिन मैं देख लूँगा, लेकिन वो लेक्चर भी YouTube पे अपलोड होगा। बहरहाल कल इंशाल्लाह बाकी बातें कर लेते हैं। अच्छा, तो KPM कल इसी टाइम क्लास। KPMG एक CA फर्म है और PTCL ने इससे आके रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ऑडिट करो। तो सही से बात सुनिए भाई, पहले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है।
केपीएमजी एक सीए फर्म है, पीटीसीएल ने क्या रिक्वेस्ट की, मेरा आके ऑडिट करो। पीटीसीएल का नाम पड़ जाएगा ऑडिट क्लाइंट, क्लाइंट कस्टमर को कहते हैं ना, तो केपीएमजी कहेगी मेरा ऑडिट क्लाइंट है पीटीसीएल, मेरा ऑडिट क्लाइंट है पीटीसीएल। सुनते रहना बात। केपीएमजी पीटीसीएल को ऑडिट सर्विसेज देने लग जाएगी, ऑडिट सर्विसेज देने लग जाएगी। पीटीसीएल चंद दिन बाद आएगा और आके कहेगा मोहतरम मुझे टैक्स सर्विसेज भी दो। मुझे कौन सी सर्विसेज दो? टैक्स सर्विसेज भी दो। ऑडिट सर्विसेज दे रहे हो, साथ टैक्स सर्विसेज भी दो। व्हाट डज इट मीन? आज वाले नोट्स ऑडिटर कौन होता है? केपीएमजी था ना ऑडिटर, जो वेरीफाई करता है पीएनएल को, बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और चेक करता है। ऑडिटर वो होता है, बैलेंस शीट को चेक करता है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, पीएनएल को चेक करता है, सेल्स को, एक्सपेंसेस को, इन सारी चीजों को। ऑडिट क्लाइंट कौन होता है? पीटीसीएल इज एन ऑडिट क्लाइंट फॉर केपीएमजी। केपीएमजी के लिए पीटीसीएल एक ऑडिट क्लाइंट है। ऑडिट सर्विस में क्या देंगे? ऑडिट सर्विस, अभी मैं किस सर्विस की बात कर रहा हूं आपसे? ऑडिट सर्विस की। तो ऑडिट सर्विस के अंदर हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है या चेक करना है? किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और इसके बाद हम एक रिपोर्ट इश्यू करेंगे जिसका नाम क्या होगा कि पीएनएल और बैलेंस शीट में फिगर्स हमने चेक कर लिए, अल्लाह का शुक्र है ये फिगर्स सही हैं। ये ऑडिट होता है। हमने लेकिन एक और पंगा लिया है, पीटीसीएल ने एक और पंगा लिया। पीटीसीएल ने केपीएमजी को कहा है कि भाईजान आप ऑडिट कर रहे हो तो साथ जमादार वाला काम भी करो, सफाई भी आके करो हमारे दफ्तर में, और एक और काम भी करो, टैक्स भी कैलकुलेट करके दे दो। जमादार वाली सर्विस मैंने बीच में नहीं डाली क्योंकि वो हमारे इस वक्त सवाल के स्कोप में नहीं है। हो सकता है केपीएमजी के पास ऐसा स्टाफ भी हो कि जमादार की सफाई करते हो जाके। तो केपीएमजी इस वक्त दो काम कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं और दूसरा क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं जो मैंने इधर डाली नहीं, और अगली जो है टैक्स सर्विसेज दे रहा है। टैक्स सर्विसेज जो दे रहा है इसमें क्या क्या होगा? टैक्स सर्विसेज में दो काम हो सकते हैं। आप रिटर्न बना के दे सकते हैं, आप टैक्स कैलकुलेशंस करके दे सकते हैं। सर इन दोनों में क्या फर्क है? आप रिटर्न बना के दे सकते हैं, आप टैक्स कैलकुलेशंस करके दे सकते हैं, और आप टैक्स प्लानिंग सिखा सकते हैं उनको कि टैक्स अपना कैसे बचाओ। टैक्स प्लानिंग के ऊपर हमारी कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, रिटर्न बनाने और टैक्स कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। टैक्स कैलकुलेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें आपको टैक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, क्लाइंट से पूछना पड़ता है अपने पीटीसीएल से, भाईजान कब एसेट लिया था, पुराने पाकिस्तान में लिया था, नए में लिया था, डेट ऑफ परचेज बताओ। अच्छा इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करना है, नहीं करना? अच्छा इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है? अच्छा आपकी बैडेड रिकवरी इनकम कितनी है? अच्छा अकाउंटिंग वालों की बैडेड रिकवरी उल्टाओ। अच्छा टैक्स वालों की बैडेड रिकवरी निकालने के लिए डेटा दो। अच्छा भाई इनटेंजिबल किस दिन खरीदा है? अच्छा भाई इनटेंजिबल कितने दिन इस्तेमाल हुआ है? चलो उतने दिन की इसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करो। अच्छा भाई कौन कौन से खर्चे हैं, कौन से कैश में पे किए हैं, कौन से चेक में पे किए हैं? ये तो वो कैलकुलेशन है जो हम क्लास में करते थे, जो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। और अगर पीटीसीएल का आपने ये काम करना है टैक्स कैलकुलेशन, वो तो जमीन आसमान का फर्क है, वो तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे आपको। बहुत खतरनाक काम है ये, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस। लेकिन रिटर्न बनाना बड़ा आसान काम है। अगर टैक्स कैलकुलेशन हो जाए एक दफा, जो हम क्लास में कर देते हैं वर्किंग वन में, उसको सिर्फ एफबीआर की वेबसाइट पे जाके फॉर्मेट्स में अपलोड करना होता है बस। सो दैट इज जस्ट अपलोड, एक फाइल को अपलोड करना है आपने कुछ फॉर्मेट्स में। तो आपने कई दफा देखा होगा कोई फॉर्म आपने फिल करना होता है, तो उस फॉर्म फिल करने से पहले इंफॉर्मेशन लेते लेते आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, और फॉर्म फिल आप 5 मिनट में बैठ के फिर कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई चीज है। तो खाना बनाना बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर जाके सर्व करना है सिर्फ किसी के सामने, वो बड़ा आसान है। तो ये बात हो रही है। टैक्स कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल काम है। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन इन एक्सेल सच एज टैक्स डिप्रिसिएशन, पता नहीं कितने काम करने पड़ेंगे। और रिटर्न बनाना तो बड़ा आसान काम है, कॉपी पेस्ट कर देंगे डाटा को आप एक्सेल से, रिटर्न में एक्सेल से उठा के एफबीआर की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब टैक्स कैलकुलेशंस जो आप करते हैं ना, उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज करते हैं करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की। करंट टैक्स होता है वो जो हम न्यूमेरिकल में निकालते हैं, करंट ईयर का टैक्स।
डेफर्ड टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो FR2 में है। तो करंट और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशंस करके देगा कौन? KPMG। किसको? PTCL को। तो टैक्स सर्विसेज में बता दें कौन सी सर्विसेज हो गई? टैक्स रिटर्न बना के देना और टैक्स कैलकुलेशन करके देना। इसमें खतरनाक चीज क्या है? टैक्स कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल काम है और टैक्स रिटर्न बनाना आसान काम है। अब आप KPMG हैं, आपने PTCL से एक असाइनमेंट पकड़ी कि मैं इसका ऑडिट करूंगा, फिर PTCL ने कहा तुम मेरी टैक्स कैलकुलेशन भी करके दो। ओए हो। अब आप क्या करेंगे? अब आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और आप कहेंगे जी 7 मिलियन का आपका टैक्स बनता है। ये जो 7, भाई इधर देख, अब आप कहेंगे 7 मिलियन का आपका टैक्स बनता है। आपने जब टैक्स कैलकुलेशन कर दी 7 मिलियन की, तो 7 मिलियन की टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद जो P&L और बैलेंस शीट्स आपने जिसका ऑडिट करना है, उस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर ये 7 मिलियन पड़ा हुआ है। अब ये 7 मिलियन आपने खुद निकाला है और खुद निकाल के अब आप खुद ही इसका ऑडिट करने लगे हैं। जब आप खुद टैक्स निकाल के इसका खुद ऑडिट करने लगे हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स आगे बढ़े और उन्होंने कहा KPMG सोच लो, बहुत खतरनाक काम करने लगे हो तुम, बहुत खतरनाक काम करने लगे हो तुम। दुनिया में CA फर्म्स बदनाम हो रही हैं, बल्कि KPMG बाहर के मुल्क में काफी बदनाम हुई है पिछले दिनों। तो दुनिया में CA फर्म्स बदनाम हो जाती हैं अगर हल्की सी भी हैंकी फेंकी कर दें। कभी किसी मुल्क की CA फर्म बदनाम हो रही है, कभी जाके इंटरनेट पे देखें किसी मुल्क की CA फर्म बदनाम हो रही है। तो CA फर्म्स आजकल दुनिया में बदनाम हो रही हैं, लोग छोड़ते नहीं हैं। लोगों को थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दें तो तुम खतरनाक काम करने लगे हो, इस काम को मत पकड़ो। सोच लो, तुम खुद ही टैक्स कैलकुलेट करोगे, खुद ही उसको करंट लायबिलिटीज में डालोगे और करंट लायबिलिटीज में डाल के जब ऑडिट करना आएगा तो करंट लायबिलिटीज में जब ये 7 मिलियन की फिगर आएगी तो तुम इस पे अपने ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाओगे और कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब जबरदस्त है, ये 7 मिलियन बड़ा जबरदस्त निकला हुआ है। तो अब कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि रुक जाओ, KPMG रुक जाओ, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो गया, एक खतरा खड़ा हो गया है। खतरा, जिस खतरे का क्या नाम है? सेल्फ रिव्यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, एक खतरा खड़ा हो गया है, उस खतरे का क्या नाम है? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू, तुम अपने काम को रिव्यू करने लगे हो। तो हम तो आपको यही मशवरा देंगे कि आप पैसे आते मत देखो, आप PTCL को जाके कहो सॉरी मेरे से टैक्स कैलकुलेट ना करवाएं, मेरे से टैक्स कैलकुलेट, क्योंकि ये बात यहां रुकनी नहीं, ये बात इससे आगे बढ़नी है। कल कला को जब ये रिटर्न जमा करवाएंगे तो ये रिटर्न बनेगी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, और फिर उसके बाद ऑडिट इनका शुरू हो जाएगा PTCL का। जब ऑडिट शुरू होगा तो ऑडिट शुरू होने के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगा। जब PTCL वालों को काटा जाएगा तो जैसे ही PTCL वालों को काटा जाएगा तो PTCL वाले आपके पास आ जाएंगे, कमिश्नर अपील के पास अपील करनी है, चलो हमारे साथ। अब कमिश्नर अपील जब हियरिंग के लिए बुलाएगा तो उधर जाके आप कमिश्नर अपील के पास जाके जो है वो PTCL को डिफेंड करेंगे। जब आप PTCL को वहां जाके डिफेंड करेंगे तो PTCL की सच्चाई के अंदर आप जमीन आसमान की चीजें एक कर देंगे और बोलेंगे मेरा जो क्लाइंट है PTCL वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जब आप उसकी सच्चाई की इतनी तारीफें कर देंगे PTCL की, तो PTCL की तारीफें करने के बाद कल कला को जब आप उसका ऑडिट शुरू करेंगे दोबारा, तो अब आप दुनिया के सामने ये कह के आए होंगे कमिश्नर अपील के दफ्तर में, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के दफ्तर में कि PTCL से सच्चा और कोई नहीं। और जब आप इधर आएंगे और इसका ऑडिट करेंगे उस वक्त आपको यह कहना पड़ेगा कि मोहतरम ऑडिट में गलतियां निकल रही हैं, लेकिन अब आप लोगों के सामने कह के आए होंगे कि ये सच्चा है तो ऑडिट में गलतियां पकड़ेंगे और पकड़ के जो है वो लोगों को बताएंगे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक और थ्रेट राइज हो रहा है, एडवोकेसी। आप एडवोकेट करेंगे जाके, आप इनके वकील कहते हैं, वकील बनेंगे, आप इनके वकील करेंगे, इनकी वकालत करेंगे। इतने खतरनाक काम है, हम तो आपको मशवरा देते हैं ना ही पकड़ो ये काम। कोई मसला नहीं, PTCL आपको लालच देगा कि मैं आपको 15 लाख रुपया दूंगा इस काम के, आपको 15 लाख गया भाड़ में, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मैं तो खतरे में फंस जाऊंगा और मेरे लिए ये बातें खतरनाक है। ये खतरा इतना ज्यादा है, स्टैंडर्ड कहता है
कि अगर आप सेफ गार्ड भी लगा लो तो शायद खतरा दूर ना हो, इतना खतरनाक है ये खतरा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेफ गार्ड लगा के ये खतरा दूर हो जाएगा, तो फिर ये काम कर दो, कोई हर्ज नहीं है, गुंजाइश भी मौजूद है, गुंजाइश भी मौजूद है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ सूरतों में गुंजाइश दे देंगे हम ये काम करने की, और कुछ सूरतों में गुंजाइश नहीं देंगे। अब सेफ गार्ड क्या लगाए जा सकते हैं अगर इस खतरे से हम बचना चाहते हैं? वैसे तो खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर खतरे से बचना चाहते हैं, कुछ जगहों पे देखें खतरा इतना ज्यादा होता है कि वहां बच ही नहीं सकते। जैसे कोरोना के वार्ड के अंदर अगर आप मास्क लगा के भी चले जाएं तो उसने यहां से घुस जाना है। तो अब कुछ जगहों पे खतरा इतना ज्यादा होता है कि सेफ गार्ड लगा के भी कुछ नहीं बन पाता आपका। लेकिन जिन जगहों पे खतरा कम होता है, तो वहां पे आप अगर सेफ गार्ड्स लगा लें तो आपकी बचत हो जाती है। अब साथ वाला नहीं कर रहा 10 दिन से खांसी, तो खतरा कम है, तो अगर आप इसके पास मास्क लगाए बगैर भी बैठ जाते हैं तो शायद इतने खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हर क्लास में खाऊं 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 लगा हुआ है और आप जो है वो सेफ गार्ड लगा के भी बैठे हुए हैं, तो डर है कि कुछ ना कुछ हो जाना है। तो इसलिए खतरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोड ऑफ एथिक्स मना नहीं करते, कुछ सूरतों में मना करेंगे, कुछ सूरतों में इजाजत देंगे। वो अभी मैं पढ़ाना आपको शुरू करता हूं। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, ये लफ्ज समझ आया अंग्रेजी का? आपको समझ आया? प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड क्रिएट एडवोकेसी थ्रेट। कैसे? ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है नीचे आज के नोट्स में। यू विल वेरीफाई द करंट टैक्स पेएबल फिगर इन करंट लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, और ये फिगर आपको पता है आपने करंट टैक्स की खुद ही वर्किंग करके निकाली होगी। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? यू विल एडवोकेट योर ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट कौन है? पीटीसीएल। यू विल एडवोकेट पीटीसीएल इन फ्रंट ऑफ एपेलेट अथॉरिटीज। आप बताएंगे कि मेरा क्लाइंट सच्चा है। तो ये दो थ्रेट हैं। इसलिए मोहतरम कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया, प्रोहिबिट, आपको इजाजत नहीं है फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज। कुछ टैक्स सर्विसेज कहते हैं मैं आपको परफॉर्म करने से मना कर रहा हूं, ना करो आप, प्रोहिबिट, मना कर दिया मैंने आपको। कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया है कि आप टैक्स सर्विसेज परफॉर्म ना करो। लेकिन सर्टन टैक्स सर्विसेज का मतलब है शायद थोड़ी सी गुंजाइश रखना चाह रहा है। तो कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया है कि आप टैक्स सर्विसेज परफॉर्म ना करो टू ऑडिट क्लाइंट्स, बिकॉज खतरा एहतियात बरत के भी कम। खतरे की इंग्लिश थ्रेट, एहतियात की इंग्लिश सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का डी डाल लें। खतरा एहतियात बरत के भी कम नहीं हो सकता, खतरा ही बड़ा है। इसलिए कहते हैं मैं आपको क्या करता हूं, बोले प्रोहिबिट करता हूं, मना करता हूं कि आप ऑडिट क्लाइंट की कौन सी सर्विसेज परफॉर्म ना करो? टैक्स सर्विसेज। आपने कहा मुझे कैसे पता चलेगा खतरा है या नहीं है? कहते हैं चार चीजों से आपको पता चलेगा कि खतरा है या नहीं। ज्यादा खतरा है, कम खतरा है, वो आपको चार चीजों से पता चलेगा। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। मंगनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ये जो आपका पीटीसीएल के साथ डील हो रही है, इसमें आपने क्या क्या काम करके देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर काम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो शायद खतरा ज्यादा होगा। एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पीटीसीएल, अगर पीटीसीएल के एम्प्लॉइज की एक्सपर्टाइज ज्यादा हुई तो फिर शायद खतरा इतना नहीं होगा, और अगर उनके एम्प्लॉइज की एक्सपर्टाइज कम हुई तो उन्होंने भी गलतियां की होंगी, आप उन गलतियों को पकड़ ना पाए तो फिर मसला होगा। सिस्टम ऑफ एफबीआर, एफबीआर के सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। एफबीआर का सिस्टम अच्छा हुआ तो आपने कोई एंकी फेंकी की भी तो एफबीआर वाले पकड़ लेंगे, वो कितने खतरे वाली बात नहीं। लेकिन अगर एफबीआर का सिस्टम भी डाउन हुआ और आपकी भी टीम में कोई मसला हुआ, खतरा पहले ही बड़ा है, तो मसला हो जाएगा आपके लिए। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके हाथ में है वो कॉम्प्लेक्स है या आसान है? अगर वो कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर खतरा ज्यादा है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स ना हुआ तो फिर खतरा कम है। क्लियर? तो ये 3-4 चीजें हैं जिनसे आपने क्या जज करना है,
खतरे का, देखिए एक है आपका लेवल, वो तो बड़ा हाई है, मैं खतरे के लेवल की बात कर रहा हूं। इन चार चीजों से आपने क्या जज करना है बोले? खतरे का लेवल। ट्राई करें आप बुक से पढ़ने की, बुक से पढ़ने की ट्राई करें। जो लाइन में पढ़ूं समझ ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। टैक्स सर्विसेज, इनमें क्या क्या आता है? नंबर 1 रिटर्न बना के देना, जो कि एक आसान काम है। मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर जर्नल एंट्रीज, ये मुश्किल काम है। और सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग। इस लाइन का मतलब बताएं, समझ आ रहा है मतलब? प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट might create a self review threat or might create a advocacy threat. Done. कोड ऑफ एथिक्स ने रिक्वायरमेंट्स बना दी हैं जो मना कर देती हैं, फर्म्स को मना कर दिया गया फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स, फ्रॉम प्रोवाइडिंग। अब ये बात ना गोल कर रहा है इधर, प्रोहिबिट, मना कर दिया कुछ टैक्स सर्विसेज ना दो, और हमारे दिल में आप कौन सी दें कौन सी ना दें उसकी बड़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन है नीचे वाले लाइनों में, बड़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन है। इधर बात गोल सी कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मैं मना करता हूं कुछ काम करने से, भाईजान 10 दो, फिर नहीं, मैं बस कुछ काम करने से मना करता हूं। द कोड ऑफ एथिक्स मना कर देता है फर्म्स को या उनकी मिलती जुलती फर्म्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज खतरा, उर्दू लिखी थी मैंने, कैन नॉट बी एड्रेस्ड इवन बाय अप्लाइंग। खतरा सेफगार्ड लगा के भी एड्रेस नहीं हो पाता, लेकिन कुछ सूरतों में अगर खतरा कम हो ना तो वो फिर सेफगार्ड लगा के एड्रेस हो जाएगा। सेफगार्ड सुन लें, सेफगार्ड 2 हैं जो आप लगा सकते हैं। नंबर 1, केपीएमजी 2 ग्रुप्स बना ले, ग्रुप ए का पार्टनर और हो और फर्म में ग्रुप बी का पार्टनर और हो। ग्रुप ए का पार्टनर ऑडिट किया करे और ग्रुप बी का पार्टनर टैक्स सर्विसेज परफॉर्म किया करे। इससे खतरा का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ये सेफगार्ड है जो अप्लाई किया जा सकता है खतरे से बचने के लिए। और एक और मशवरा कि आप जब काम कर लो, ऑडिट वाले ऑडिट कर लें, ग्रुप ए वाले टैक्स निकाल लें, तो एक तीसरे बंदे को बुलाओ, किसी सीए को, दो कई दोस्त होते हैं आपके, उसको बुलाओ, इंडिपेंडेंट बंदे को, उससे कहो जरा हमारा काम नजर मार ले, हमने कैसा काम किया। ये करने से सारा आपका थ्रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये सेफगार्ड लगाए जा, अभी सेफगार्ड्स हम पढ़ेंगे आगे, ये सेफगार्ड्स लगाए जा सकते हैं जिनसे आपका थ्रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ समझ आई बात? तो मिसाल के तौर पे कल कलां को सर आसिफ सर उमैर कहते हैं जी हम टीचिंग छोड़ रहे हैं, तो अब इन दोनों ने फॉर्म बना ली। अब सर आसिफ ऑडिट का काम शुरू कर दें, सर उमैर कहें जी मैं उसी फॉर्म में रहते हुए टैक्स का काम शुरू कर दूंगा। अब आपकी फर्म अगर जाके पीटीसीएल का ऑडिट पकड़ ले और टैक्स पकड़ ले तो खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। और बाद में सर नासिर अब्बास को बुलाएं और उनको कहें कि सर आप आके रिव्यू कर दें, तो खतरा और कम हो जाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बंदे ने आके क्या कर दिया, रिव्यू कर दिया, तो खतरा और कम हो जाएगा। तो खतरा कम कैसे होना है, सेफगार्ड लगा के, वो सेफगार्ड में नीचे पढ़ूंगा। अभी पहले मुझे बता दें वो 4 चीजें जिनसे खतरे का लेवल पता चले, उसी के बाद एहतियातें करेंगे ना। खतरे का लेवल ही पता ना चला तो एहतियातें कैसे करेंगे? तो टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, हेडिंग समझ आइए, टैक्स सर्विसेज टू फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट। ये 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है। फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ खतरा। अच्छा, खतरा खड़ा किससे हो रहा है पहले वो तो देख लें। बाय शेयर आ गया? नहीं, खतरा क्रिएट हुआ है बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज। किसको? ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज देना, यहां से खतरा खड़ा हुआ है। आप बताएं खतरे का लेवल कैसे पता चलेगा?
नेचर ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट है क्या, काम करना क्या आपने, वहां से खतरे का लेवल पता चलेगा। दूसरा, एक्सपर्टाइज ऑफ पीटीसीएल, पीटीसीएल के एम्प्लॉइज, क्लाइंट कौन है यहां, पीटीसीएल। पीटीसीएल के एम्प्लॉइज अगर नॉलेजेबल हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मेजर चीजें तो वही कर देंगे, खतरा ऑलरेडी कम हो जाएगा, उनको ही ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बैठे होंगे तो पीटीसीएल के एम्प्लॉइज। द सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स एंड रोल ऑफ द फर्म, यानी कि एफबीआर वाले कैसे टैक्स को कैलकुलेशन आपकी चेक करते हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा डेफिशिएंसीज मांग लेते हैं, फलां कर लेते हैं, वो सिस्टम उनका देखें कितना स्ट्रांग है, इस पे भी डिपेंड करता है। और आखिरी चीज, कंप्लेक्सिटी ऑफ लॉ, जिसको मैंने नोट्स में क्या लिखा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि हमारा जो लॉ है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्या इसमें जजमेंट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर जजमेंट्स हैं और ये सारी चीजें तो फिर हमारा लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जितना लॉ कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना खतरा, तो इन 3-4 चीजों से आपने क्या जज करना है, खतरा जज करना है, खतरे का लेवल जज करना है। अब ये सारी बातें थी थोड़ी गोल, अब आगे बढ़ा कोड ऑफ एथिक्स, उसने कहा क्लियर बात सुन लो, छोड़ो बरे, कहते गोल बातों में ना पढ़ो, बड़ी क्लियर बातें सुन लो। कहते टैक्स रिटर्न बना दिया करो, खुली छूट है, कहते टैक्स रिटर्न बना दिया करो, कहते मैं मना नहीं करा, ये कॉपी पेस्ट होता है डेटा, ये कोई मसला नहीं, टैक्स रिटर्न क्या कर दिया करो, बना दिया करो। कहते टैक्स कैलकुलेशन में 2 ऑप्शन है, टैक्स कैलकुलेशन में 2 ऑप्शन है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, ये मैं डायग्राम की तस्वीर आपको खींचने दूंगा इन पे, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं और नॉट पब्लिक इंटरेस्ट, और समझ रहे हैं, यानी कि लिस्टेड कंपनीज है और अनलिस्टेड कंपनीज है, इनकी टैक्स कैलकुलेशन कर दो सेफगार्ड लगा के, सेफगार्ड लगा के इनकी टैक्स कैलकुलेशन कर दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज नहीं है तो इसकी टैक्स कैलकुलेशन ना करो, बिल्कुल मैं मना कर दिया आपको, इसकी टैक्स कैलकुलेशन ना करो, बहुत मसला हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, इनकी अगर तुमने टैक्स कैलकुलेशन पकड़ ली ना, बाद में तुम लोगों ने मारे जाना है। लेकिन कहते हैं इसमें भी मैं तुम्हें गुंजाइश निकाल देता हूं, क्योंकि सीएस को पैसों का होता है, तो इसमें भी मैं थोड़ी गुंजाइश तुम्हें चाहिए तो निकाल देता हूं। कहते हैं इसमें मेरी तरफ से थोड़ी गुंजाइश निकाल देता हूं, वो ये है कि अगर तो फिगर्स मटीरियल हैं तो फिर आप ये काम ना पकड़ो, बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, मटेरियल हैं, तो फिर आप ये काम ना पकड़ो। लेकिन अगर करंट टैक्स लाख रुपए है और एसेट्स बिजनेस के करोड़ रुपए के हैं, तो कहता है फिर ये फिगर्स ही क्या हैं, इमैटीरियल। कहता है फिर मैं आपको इजाजत देता हूं ये काम पकड़ने की, लेकिन आप क्या लगा दो, सेफ गार्ड्स लगा दो, सेफ गार्ड्स लगा दो और ये काम पकड़ लो, कोई मसला ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हुई हमारी बात, तसल्ली से जरा पढ़ लें। फर्म ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट सर्विसेज तो दे रही है, टैक्स सर्विसेज दे या ना दे, ये हमारा सवाल था आज का। उसमें हमने पहले गोल गोल बातें कर रहे थे, इधर आके मेरे ख्याल से हमने सारी बातें खुल खुला के अब कर ली हैं। हर ऑडिट क्लाइंट को आप टैक्स रिटर्न बना के दे दो, कोई मसला ही नहीं, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, जो मर्जी है, ये कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा, ये आप टैक्स रिटर्न बना के दे दो हर ऑडिट क्लाइंट को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आपने उसको रिटर्न नहीं बना के देनी, उसकी पूरी वर्किंग्स करनी है, 2-4-10 दिन लगाएंगे, एक्सेल की शीटें बनाएंगे, वो फिर अगर ऐसी कंपनीज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो सेफगार्ड लगाओ उधर और लगा के टैक्स सर्विसेज दे दो, कोई मसला नहीं। और लेकिन अगर इधर आते हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे पीटीसीएल है, तो पीटीसीएल के केस में फिर ऐसे होगा, क्योंकि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, इसमें आम लोगों ने भी पैसा डाला हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर टैक्स की फिगर इमटेरियल सी है, छोटी सी फिगर है टैक्स की, तो फिर आप निकाल लो वो फिगर, कोई मसला नहीं, लेकिन क्या लगा लो। और अगर फिगर बहुत मटेरियल है, मना, प्रोहिबिट, असल प्रोहिबिट का लफ्ज सिर्फ यहां यूज होना है, प्रोहिबिट, तो मैंने आपको सख्ती से मना कर दिया, बिल्कुल पाकिस्तान में हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, पूरे पाकिस्तान में किसी सीए फर्म को इजाजत नहीं है कि ऐसी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करे जिस कंपनी का वो क्या कर रही है, अगर वो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है और उसकी फिगर्स, उसको पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। अब आप ये काम नहीं कर सकते, कर लिया तो आपको पकड़ा जाएगा, ये कोड ऑफ एथिक्स की आप वायलेशन कर रहे हो कि जिसपे आईकैप आपको पकड़ लेगा। तो
पढ़ लें ये बातें, पहले पेज 2 पे पढ़ लें आज के नोट्स के। इधर देखें, पहले टैक्स रिटर्न बना के देना खतरे की बात नहीं है, और टैक्स कैलकुलेशन करके देना खतरे की बात है। फिर खतरा है तो आगे फिर गुंजाइश भी है और सब कुछ है। हाँ जी, मशवरे तो दे सकते हैं। टैक्स सर्विसेज दो किस्म की हैं, क्या बना के देना, टैक्स रिटर्न, और दूसरा टैक्स कैलकुलेशन। दिस सर्विस डज नॉट क्रिएट थ्रेट, कोई मसला नहीं, रिटर्न बना दिया करें आप, कोई थ्रेट की बात नहीं है। क्यों, वजह हमने कहा क्यों रिटर्न क्यों बना दिया करें, कहते हैं ये ना असल में एक नॉर्मल सी सर्विस है जिसमें आपने क्लाइंट को मदद करनी होती है कि 30 सितंबर तक वो रिटर्न सिस्टम पे कैसे अपलोड कर दे। ये एक छोटी सी काम है, 30 सितंबर तक आप उसको हेल्प करा दो, वो रिटर्न अपलोड कर दे। कंपनी है तो 31 दिसंबर तक अपलोड कर दे इन्फॉर्मेशन, और आप उसे एडवाइस कर रहे होते हो पास्ट ट्रांजेक्शंस पे जो हो चुकी हैं, यानी पास्ट में किसी ने आपको निकाल के दे दिया हुआ डेटा। अब ऐसी सूरत में आप टैक्स कैलकुलेट नहीं करके दे रहे, टैक्स कैलकुलेट किसी और ने करके दे दिया, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, जिसने पास्ट में आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया आप उसको सिर्फ अपलोड करके दे रहे हो। द रिटर्न इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, तो जो भी हिस्ट्री में डाटा है उसका एक्चुअल डाटा आप लो और कर दो, कोई मसला नहीं, रिटर्न बनाने की इजाजत है। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए, सबके रिटर्न बना दो, कोई मसला ही नहीं। मसला अब कहां आया जी, टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। अलग से भी मैं बात करूंगा दोनों की, लेकिन एक पहले जनरल बात सुन लें। फॉर ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट्स क्रिएट अ थ्रेट। आपने देखा येलो मार्कर मैंने कहां यूज किया, उधर क्या लिखा था, डज नॉट, रिटर्न बना के देना इज नॉट अ थ्रेट, बट क्या थ्रेट है बताएं, टैक्स कैलकुलेट करके देना इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। बिकॉज रीजन बताएं, लॉजिक बताएं, यू विल मेक ऑडिट ऑफ दीज फिगर्स लेटर ऑन। आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे होंगे और खुद ही बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो कर रहे होंगे और बाद में खुद ही उसका क्या कर रहे होंगे। ये खतरे की बात है, ये खतरे की बात है। भाई जंप करके चला जाए यार, सारे डिस्टर्ब होंगे पिछली रो से, चलो जल्दी करो जो भी करना है। अब जरा खुल खुला के बात करें, ये तो ऑल ऑडिट क्लाइंट्स के लिए खतरा आ गया ना, अब इस खतरे को एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो बता देना, ये सारा बता दिया आपको, या तो आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, तो क्या करें, सेफ गार्ड्स लगाएं, बस सेफ गार्ड्स लगाएं। सेफ गार्ड्स अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको, सेफ गार्ड्स लगा लें। और अगर आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है और अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, मना कर दिया गया, आप डू नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन, आप नहीं कर सकते। और अगर अकाउंटिंग एंट्रीज you can prepare if safeguards are applied। तो यहां भी मैंने आपको ये डायग्राम बनवा दी, यहां भी मैंने आपको कर दी, ये भी तस्वीर खींच देता हूं। अब आखिरी दफा बस फॉर्मेलिटी के तौर पे किताब से भी पढ़ लें इसको। मेरे ख्याल से अब हम किताब में खुल खुला के बातें करने लगे हैं, अब हम ओपन बातें नहीं करेंगे, करो ना करो वाली बातों की तरफ हम मूव करने लगे हैं। तो एक बात तो मेन है, इसको आपने हाईलाइट करना है पहले, समझ आ गई। आसान काम क्या है, मुश्किल काम, ये बात आपको समझ आ रही है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। किधर है यार, हाँ, ये जी मेन थीम है आज की बात की। रिटर्न बना के देना बताएं क्या है, डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। लेकिन अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करके दूं, क्रिएट अ सेल्फ। इधर कोई कैटेगरीज हैं, नो, इधर एक ही कैटेगरी है, क्या, ऑल ऑडिट क्लाइंट, सबके लिए एक ही बात है, रिटर्न बना दिया करो, कहते कोई मसला नहीं। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज टू, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट है चाहे नॉन पब्लिक इंटरेस्ट है, चाहे बड़ी चाहे छोटी, जो मर्जी कंपनी हो, डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विस इन्वॉल्व्स, अब ये लॉजिक आपने लिख के आनी है, क्यों आसान काम है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स
असिस्टिंग क्लाइंट विद अ टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। टैक्स रिपोर्ट कब करना होता है आपने? 30 सितंबर को। तो असिस्ट कर दें क्लाइंट को विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन कंपाइल करके, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अभी कल से ऑनवर्ड्स आपके 30 दिन पेपर में रहते हैं और हम आज आखिरी लाइन पढ़ने लगे हैं थ्योरी की सिलेबस में। तो लकीली आपको 30 दिन मिल गए हैं। तो कई सालों बाद ऐसा हो रहा है, पता नहीं आपके साथ वाले की बरकतें हैं या क्या है। ओके, अपने आप को इतना बुजुर्ग ना समझा करें। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विसेज डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। ठीक है, वो दिन भी था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़े थे और आज ये दिन है, पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएं। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? असिस्टिंग क्लाइंट्स विद, कुछ लगे हुए मोबाइल पे, चलो अल्लाह ही पूछे। असिस्टिंग क्लाइंट्स विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस बाय कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन, एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट। रिस्पॉन्ड कब करते हैं आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट? कमिश्नर ने कोई नोटिस भेज दिया, आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट कौन है? किसको रिस्पॉन्ड करेंगे आप? एफबीआर को। तो पीटीसीएल को कोई नोटिस आया, उसको समझ नहीं आ रहा था, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीटीसीएल टू एफबीआर। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एफबीआर ने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी, वो आपने जमा करा दी, आईडी कार्ड मिसिंग है, फलां मिसिंग है। एंड एनालिसिस, और कोई एनालिसिस एफबीआर ने मांगा, वो आपने करके दे दिया। फॉर एग्जांपल अप्रोच बीइंग टेकन, यानी एनटीआर से इनकम्स निकल रही हैं, एफटीआर से इनकम्स निकल रही हैं, कैसे इनकम्स निकल रही हैं, वो सारा आपने बता दिया। द रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिक। रिटर्न आमतौर पे बना के देना हिस्टोरिकल डाटा होता है एंड प्रिंसिपली इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। फर्दर रिटर्न्स आमतौर पर टैक्स वाले देखते रहते हैं। ये सारी बातें बार बार लिख के क्या बताना चाह रहे हैं कि खतरा नहीं है। ये बातें बार बार क्यों आ रही हैं? इधर लिख लें उर्दू में, खतरा नहीं है। ये सारी बातें इसलिए लिख रहे हैं, कहते हैं मुझे खतरा नहीं लग रहा, पास्ट डेटा है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, बस 30 सितंबर तक रिटर्न अपलोड करनी है, कहते हैं ये बातें मुझे खतरा नहीं लग रही, ये करने दो। और अगली क्या बात होगी जी? सारे ऑडिट क्लाइंट्स की टैक्स कैलकुलेशन करना खतरा है, लेकिन उनमें अलग से दो की बात हम करेंगे। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल लेटर ऑन बी ऑडिटेड बाय फर्म। समझ आई बात? क्रिएट आ, पहले आपने खुद कैलकुलेट करनी है, बाद में आप ही ने उसका क्या करना है? ऑडिट करना है। इसमें कहते हैं खतरा आपका ना बढ़ जाएगा। हमने कहा खतरा बढ़ने की अलामत तो हमने ऊपर पढ़ी हैं, कहते हैं 5वीं अलामत भी सुन लो। कहते हैं खतरा आपका बढ़ जाएगा जब फिगर्स मटेरियल होंगी। हमने कहा ये अलामत तुम्हें पता है। कहते हैं खतरा और बढ़ जाएगा जब फिगर्स क्या होंगी? इन एडिशन टू द फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव। ये 4 फैक्टर्स के अलावा कहते हैं एक और फैक्टर भी है जो खतरे को बढ़ा देगा। वो क्या है? A factor relevant for evaluating the level of threat is the calculation might have a material effect on, बाद में जिस पे आपने ओपिनियन देनी है। कौन सी ओपिनियन देनी है? ऑडिट ओपिनियन। गुड, बाद में जिसमें आपने ऑडिट ओपिनियन देनी है। हमने कहा फिर भी हमें कुछ समझ नहीं बात, आपने बस कहा खतरा बढ़ गया है, क्रिएट अ थ्रेट, तो करें क्या? कहते हैं वो मैं बताता हूं, इनके लिए ये कर लो और इनके लिए ये कर लो। यहां उसने हल नहीं बताया कोई, यहां उसने बताया खतरा आ गया। हल क्या है? हमने कहा कहते हैं इनके लिए ये कर लो, इनके लिए ये कर लो। अब स्पेसिफिकली बात करने लगे। कौन सी एंटिटी थी? ऑडिट क्लाइंट्स डेटा। तो ये छोटी एंटिटीज होंगी जो पब्लिक इंटरेस्ट इनमें नहीं है। इधर क्या लगाओ आप? सेफ गार्ड। अब मैं आपको पहले तो पढ़ाने लगा हूं। सेफ गार्ड टू एड्रेस थ्रेट। ये फिक्र समझ आया? सेफ गार्ड to address threat when the audit client is a include. Safeguards क्या हैं? Using professionals who are not audit team members. Professionals होते हैं, लिखें अपनी ही फर्म में दूसरा सीए,
जिसको मैंने कहा था ग्रुप बना लें फॉर्म्स में, ग्रुप ए ग्रुप बी। यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स, इनसे फिर क्या करवा लें, टू परफॉर्म द टैक्स सर्विस। ये वही काम लिखें, फॉर्म में 2 ग्रुप बना लें, ये भी लिख लें साथ, फॉर्म में 2 ग्रुप बना लें। तो थ्रेट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा या एड्रेस होगा? खत्म तो यार कभी भी नहीं होता खतरा, खतरा क्या होगा, एड्रेस ही होगा ना, हल्का फुल्का एड्रेस हो जाएगा, और क्या हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स को यूज करो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अपनी फर्म के 2 ग्रुप्स बना लो। दूसरी ऑप्शन, हैविंग अ एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चलो हमें ज्यादा नाम नहीं आते, मैं कैरेक्टर बोल देता हूं। टैक्स सर्विस एक काम होता है, ऑडिट वर्क दूसरा काम होता है। एक ना फर्म के अंदर अपना भी रिव्यू होता है चीज़ों का, कि इन दोनों चीज़ों का कोई बंदा रिव्यू कर ले, इस चीज़ का भी रिव्यू कर ले, इसका भी रिव्यू कर ले। ऑडिट टीम अपना काम कर रही है, ग्रुप ए वाली, ग्रुप बी वाले अपना काम कर रहे हैं, और फर्म के अंदर ही कोई पार्टनर है, उन दोनों का काम चेक कर रहा है। लेकिन इनका भी कोई बाप लाओ जो इन तीनों में से ना हो, यानी सकलैन मुश्ताक जो है वो ऑडिट कर रहे, वसीम अकरम जो है वो टैक्स परफॉर्म कर रहे, और इंजमामुल हक इनको देख रहे। इनका बाप शाहिद अफरीदी ले आओ जो इन तीनों को चेक करे, वो फिर एक अलग बंदा होना चाहिए। इससे भी थ्रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो बंदा कौन होना चाहिए, हु इज नॉट अमंगस्ट दीज 3। ये कौन है, टैक्स सर्विस देने वाला। तो टैक्स सर्विस देने वाला लागो, ऑडिट वर्क करने वाला लागो, इनका रिव्यू करने वाला लागो, और इन तीनों का भी रिव्यू करने वाला कोई हो उसको बुला लो। इनसे थ्रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इधर यार बड़ा खतरे की बात है, ऑडिट क्लाइंट सेट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, यहां तो अफसोस से ऐलान किया जाता है शेल नॉट, हम नहीं करके देंगे इनको, हम इनसे माजरत कर लेंगे, सॉरी यार हमें मना किया गया। A KPMG shall not prepare tax calculation, नहीं करेंगे हम, of current and deferred tax liabilities for कौन सा क्लाइंट, for audit client। कौन सा ऑडिट क्लाइंट, कौन सा ऑडिट क्लाइंट है, फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। और बाद में उनकी हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, और वो अकाउंटिंग एंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखें तो बड़ी बड़ी फिगर्स हैं या छोटी फिगर्स हैं। आपके लिए हो सकता है 10 रुपए भी बड़ी फिगर हो, और मलिक रियाज के लिए हो सकता है करोड़ रुपये भी बड़ी फिगर ना हो। तो मटीरियलिटी तो हर बंदे की एक अपना होती है, तो ये तो मना कर दिया गया। लेकिन एक गुंजाइश है थोड़ी बहुत, ज़रा वो नीचे देख लें, गुंजाइश क्या है वो बता देना यार। इफ इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, अगर इम्पैक्ट इमटेरियल है अकाउंटिंग एंट्रीज का, देन अबव सेफगार्ड्स मेंशन्ड इन पॉइंट बी। पढ़ दूं आखिरी 3 लाइनें सिलेबस, पढ़ दूं आखिरी 3 वर्ड, थोड़ी देर कवर कर दें, साथ वाले को पहले देख लें फिर मैं पढ़ता हूं। विल, अभी किसी ने कहना है वो 1 लाइन फ्ला पेज में पेंडिंग है, चुप। विल बी क्या 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 मतलब, विल बी अप्लाइड क्या, ऊपर से तो पढ़े ना। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हैं, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज इमटेरियल हैं, देन अबव सेफगार्ड्स विल बी अप्लाइड। मगन है मोबाइल में, देन अबव सेफगार्ड्स विल बी अप्लाइड, तो फिर ऊपर वाले सेफगार्ड आप लगा दें, फिर कोई मसला नहीं है। तो अब हम क्या ये तस्वीर खींचें, दुआ इंशाल्लाह करवा लेंगे आखिरी किसी क्लास में। अच्छा जी, अब एक सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आज करेंगे 12:40 से 1:10 तक। कल वाला लेक्चर कितने लोगों का पेंडिंग है यार, कल वाला न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, वो ले लेना। अच्छा आज वो करेंगे, और कल फिर एक लॉसेस का न्यूमेरिकल करेंगे और ईओपी का, क्लास के अंदर ही। उसमें ना असल में लॉसेस में मसला ये है कि हमने एक ऐसा सवाल करना है जिसमें सिक्योरिटीज़ का लॉस भी हो, क्योंकि आपको शायद याद हो सिक्योरिटीज़ का लॉस 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और फिर जिसमें
एग्रीकल्चर इनकम भी हो लॉसेस में और डिविडेंड इनकम भी हो, तो इस किस्म का कोई सवाल करना है लॉसेस का। और दूसरी बात, किताब में चैप्टर 20 है, उसके कुछ फ़ज़ाइल बताने हैं, पढ़ने के फ़ायदे, ना पढ़ने के नुकसानात, उसमें कुछ थ्योरीज समरीज अवेलेबल हैं। और चैप्टर 15 की भी कुछ चीज़ें अभी मैंने बतानी हैं आपको। थ्योरेटिकली तो बातें ओवर हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे फिर।